हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। और भारत के इतिहास में हमने स्टार्ट किया क्या अभी आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत अपन देख रहे हैं क्या यूरोपियों का भारत आगमन। ठीक है, यूरोपियों का भारत आगमन देख रहे हैं, जिसमें से पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, डेनिस के बारे में हम देख चुके हैं। और स्टार्ट किए थे क्या फ्रांस के बारे में। फ्रांस के बारे में अपन देख चुके हैं कि कैसे फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में भारत आए वो। फिर बाद में देखें एक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के बारे में। किसके बारे में देखें? डुप्ले के बारे में। बहुत ही साम्राज्यवादी विचारधारा का व्यक्ति कौन? डुप्ले। और उसकी विचारधारीकरण ही उसकी विचारधारा तथा यूरोप अमेरिका और भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य बार बार संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? 3 आंग्ल फ्रेंच युद्ध हुए हैं भारत में। 3 आंग्ल फ्रेंच युद्ध, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नाटक का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नाटक का युद्ध भी कहते हैं। कितने हुए हैं टोटल? 3 हुए हैं, जिनमें से प्रथम युद्ध के बारे में, प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध के बारे में अपन देख चुके हैं इससे पहली क्लास में। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्या द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध। हेडिंग डाल लीजिए, द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध। कब से कब तक हुआ है? 1749 से लेकर 54 तक। 1749 से लेकर 54 तक द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध क्या कहलाया? सेकंड आंग्ल फ्रेंच युद्ध कहलाया है। साथ ही इस युद्ध के 2 स्टेप हैं, 2 अलग अलग पार्ट है। पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अंबुर घेरा। दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्काट घेरा। अभी सिर्फ सुन लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ये अंबुर घेरा और अर्काट घेरा है क्या, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी ध्यान देना, इस सेकंड आंग्ल फ्रेंच युद्ध के 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट है। कौन कौन सा? अंबुर घेरा और अर्काट घेरा। मेंस में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है कि अंबुर का घेरा समझाइए, अंबुर का घेरा क्या समझाइए, या अर्काट का घेरा क्या समझाइए, 2-2 मार्क्स में। या पूछ सकता है 4 मार्क्स में कि द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध को बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं घटना क्या है। ध्यान देना, जो द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध है टोटली भारतीय राजनीति में जो हलचल हो रही है उस कारण ही द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध हुआ है। एक बार आईएएस में, मतलब यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा आंग्ल फ्रेंच युद्ध भारतीय राजनीति का परिणाम स्वरूप, भारतीय राजनीति में के परिणाम स्वरूप हुआ था। कौन सा है? द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध। ध्यान देना, केवल और केवल तीनों युद्धों में द्वितीय युद्ध ऐसा है जो भारतीय राजनीतिक कारण उत्पन्न हुआ है। बाकी के जो दोनों युद्ध हुए हैं यूरोप में जो हलचल हो रही है उसके कारण ही प्रथम और तीसरे युद्ध लड़े गए हैं, जबकि द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध केवल और केवल भारतीय राजनीति में जो हलचल हो रही है उसके कारण हुआ था। देखते हैं अब हलचल क्या है। ध्यान देना, एक जगह है हैदराबाद, एक जगह कर्नाटक। क्या हो रहा है यहाँ पर? हैदराबाद में आसफ जाह निजामुल मुल्क की मृत्यु हो चुकी है। हैदराबाद में आसफ जाह निजामुल मुल्क की मृत्यु हो चुकी है और उनके मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस बात को लेकर युद्ध चल रहा है। बात कहां की है? हैदराबाद में। जब आसफ जाह निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस बात को लेकर बहस छिड़ी है। ठीक है, 2 लोग सामने हैं। कौन कौन है? नासिर जंग है और एक तरफ कौन है? मुजफ्फर जंग। कौन है? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग जो है इनका पुत्र है, जबकि मुजफ्फर जंग इनका नाती है। ठीक है, क्या है? नाती है। पौधा लिखोगे, नाती है। ठीक है, 2 लोग हैं, एक नासिर जंग है जो आसफ जाह के पुत्र हैं, जबकि मुजफ्फर जंग ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, जो कि आसफ जाह की क्या है? नाती है। ध्यान देना, अब क्या है फ्रांस के पास और अंग्रेजों के पास क्या है? मौका है क्या कि भारतीय राजनीति में वो प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करे। और हस्तक्षेप करने के लिए ही दोनों ने अपने अपने सपोर्टर चूज किए हैं। जहां मुजफ्फर जंग को फ्रांस का सपोर्ट मिला है, वहीं नासिर जंग को सपोर्ट कर रहा है कौन? अंग्रेज। नासिर जंग को अंग्रेज सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है,
मतलब क्या है, भारतीय राजाओं के जो युद्ध है, भारतीय राजाओं के या भारतीय शासकों के मध्य जो युद्ध हो रहा है उसमें अब अंग्रेज और फ्रांस वाले प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि इनका अगर ये जीतेगा तो इनका, और ये जीतेगा तो इनका फायदा होने वाला है। ठीक है, प्रत्यक्ष लाभ के लिए ये दोनों ने अब इनकी भारतीय शासकों के युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना, पार्टिसिपेट कर दिया है इस युद्ध के द्वारा ही। ठीक है, कमोबस ऐसी स्थिति, सेम स्थिति कहां है, कर्नाटक में है। सेम ऐसी स्थिति कर्नाटक में है जहां पर अभी चांदा साहब नाम के व्यक्ति 7 साल की सजा काट कर आए हैं और उन्होंने कर्नाटक की गद्दी पर अपना अधिकार जताया है। ठीक है, हमने पढ़ा था प्रथम युद्ध में कर्नाटक वाले एरिया में शासक कौन है, अनवरुद्दीन। कौन थे, अनवरुद्दीन थे, हमने पढ़ा ना। प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब कौन थे, अनवरुद्दीन थे। और ये भाई साहब है, नाम क्या है, चांदा साहब जी। ये 7 साल सजा काट के आए हैं और इन्होंने आते ही कर्नाटक की गद्दी पर अपना अधिकार बताया है। ठीक है, लेकिन ये गद्दी पर बैठे हैं, ऐसे तो देंगे नहीं। इस कारण से अनवरुद्दीन और चांदा साहब के मध्य क्या हो गया है, मतभेद हो गया। दोनों चाह रहे हैं क्या कि कर्नाटक की जो गद्दी वो उनको ही मिले। कर्नाटक का मतलब क्या है, जो तत्कालीन भारत में कोरोमंडल तट की भूमि को क्या बोलते हैं अपन, कर्नाटक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्नाटक कहते हैं। ध्यान देना, कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट समझते हो ना। कोरोमंडल क्या है, कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक का हिस्सा, कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक का हिस्सा कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना। उसका प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम बोलना चाहिए चोल मंडलम में। क्या था, चोल मंडलम। वहां पर चोल शासकों का शासन था, इसी का क्या बोला गया, चोल मंडलम बोला गया था। लेकिन बाद में जब पुर्तगाली है, अंग्रेज आए, तब ठीक से बोलने नहीं आया, उन लोगों को बोलने नहीं आया ठीक से, और चोल मंडलम धीरे धीरे क्या बन गया, कोरोमंडल बने। क्या बन गया, कोरोमंडल। ठीक है, उन लोगों को ठीक से बोलने आया नहीं और धीरे धीरे उन लोग गलत उच्चारण करने लग गया, और गलत उच्चारण करते करते क्या बन गया, वो कोरोमंडल हो गया। क्या बन गया, कोरोमंडल। एक्चुअल नाम क्या था, चोल मंडलम, क्योंकि वहां पर चोल शासकों का शासन था। और उस कोरोमंडल तट की भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नाटक कहते हैं उस समय। वर्तमान कर्नाटक से इसका कोई भी सरोकार नहीं है। क्लियर है। अब ध्यान देना, अब चांदा साहब को सपोर्ट कर रहे कौन, फ्रांस वाले। ठीक है, यहां पर मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते हैं और यहां पर उन्होंने चांदा साहब को सपोर्ट किया। फ्रांस वालों ने चांदा साहब को सपोर्ट किया है, जबकि अंग्रेज अनवरुद्दीन के सपोर्ट में है। हमने पहले युद्ध में भी देख चुके हैं कि जो अनवरुद्दीन है उसका सपोर्ट किसको है, अंग्रेजों को है। बट ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेज अनवरुद्दीन को ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और उनके विरोध में आना, इसीलिए फ्रांस वालों ने चांदा साहब को सपोर्ट किया। मतलब क्या है, हैदराबाद और कर्नाटक, अब दोनों जगह अंग्रेज और फ्रांस आमने सामने हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीय शासकों के इंटरनल मैटर में अब हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। युद्ध किनका है, नासिर जंग का है, मुजफ्फर जंग का है। इसमें इन लोग सक्रिय रूप से अब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वैसे ही कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चांदा साहब के मध्य लड़ाई है, लेकिन इसमें भी अंग्रेज और फ्रांस वाले टांग लड़ा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने भी इस युद्ध में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है। इस समय जो फ्रांस है फ्रांसीसी सेना है, भारत में फ्रांसीसी सेना है, उसका प्रमुख कौन है, डुप्ले है। कौन है, डुप्ले। मैं बार बार बोल रहा हूं, डुप्ले कैसा है, झगड़ा किस्म का आदमी है। डुप्ले एक झगड़ा किस्म का आदमी है, जिसको लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और उसने प्लानिंग किया क्या कि अपने साइड के जितने हैं, मतलब कौन है, मुजफ्फर जंग है और कौन है, चांदा साहब है। मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और फ्रांस की सेना। मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और फ्रांसीसी सेना यानी कि डुप्ले ने, इन तीनों ने मिलकर मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और फ्रांस की सेना ने मिलकर आक्रमण कर दिया। कहां पर, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, जहां पर अनवरुद्दीन अभी नवाब थे। ठीक है, स्टार्ट कैसे हुआ है कि मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और फ्रांसीसी सेना के प्रमुख डुप्ले ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और एक अंबुर नामक स्थान पर चारों तरफ से क्या कर लिया, अपनी आर्मी को जमा दिया। अंबुर नामक स्थान पर चारों ओर अपनी आर्मी तैनात कर दी है। जब चारों ओर आर्मी तैनात कर दी, मतलब क्या है, अंबुर का एरिया अब चारों ओर से घिरा हुआ है इनकी संयुक्त सेना से। अंबुर जो स्थान है वो चारों ओर से इनकी सेना की ओर तरफ से घेर लिया गया है। उसी को क्या बोला गया है,
अंबुर घेरा के बोला गया। क्या बोला गया है? अंबुर घेरा बोला गया है जब मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना ने अनवरुद्दीन को चारों ओर से घेर लिया। कहां पर? इस अंबुर नामक स्थान पर चारों जगह से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया है। तब अनवरुद्दीन भाग नहीं पाएंगे, तब अनवरुद्दीन भाग नहीं पाएंगे और मारे जाएंगे, तब अनवरुद्दीन मारे जाएंगे। अनवरुद्दीन क्या हुई है? मृत्यु हुई। अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उनका पुत्र भागने में कामयाब रहा है। उनका पुत्र मोहम्मद अली कहां भाग गया है? त्रिचनापल्ली भाग गया है। कहां भाग गया है? त्रिचनापल्ली भाग गया है। कौन मारा गया है? अनवरुद्दीन इस अंबुर के घेरे में मारा गया है। अनवरुद्दीन इस अंबुर के घेरे में मारा गया है, लेकिन उसका पुत्र मोहम्मद अली कहां भाग गया है? त्रिचनापल्ली भाग गया है। मतलब क्या है? अब कर्नाटक पर किसका अधिकार हो गया? चांदा साहब जी का अधिकार हो गया। अब कर्नाटक पर चांदा साहब जी का अधिकार हो गया है। जब उनका अधिकार हो गया तब उन्होंने फ्रांसीसियों को और डुप्ले को बहुत सारे उपहार दिए। बहुत सारे उपहार में क्या दिए? जमीन दिए, बहुत सारी जागीरें दी हैं। चांदा साहब ने फ्रांसीसियों को बहुत सारी जागीरें दी हैं और अब फ्रांस अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गया। भारत में फ्रांसीसी यानी कि डुप्ले अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गए। फर्स्ट आंग्ल फ्रेंच युद्ध भी उन्होंने जीता था और सेकंड आंग्ल फ्रेंच युद्ध के प्रथम सोपान में वो अभी बढ़त पर है। उनकी जो संयुक्त सेना है उसने अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया है। ठीक है, ध्यान देना। मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले ने पहले आक्रमण किया था और वो जीत गए हैं और यही सोचकर ठीक है, कर्नाटक वाला खत्म हो गया है। त्रिचनापल्ली भाग गया कौन? मोहम्मद अली। ठीक है, अभी यहां पर इनको रोकते हैं। अब कहां बचेंगे? कौन सा एरिया बचा है? हैदराबाद बचा। कौन सा बचा है? एरिया हैदराबाद। लेकिन यहां पर अंग्रेजों को पता था क्या कि वो लोग इंतजार कर रहे थे और मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले ने मिलकर आक्रमण किया। पहले आक्रमण किए, इसी कारण इन्हें संभालने का मौका नहीं मिला और ये हार गए। और यही जानकर अब प्लानिंग कर रहे हैं अंग्रेज क्या कि इस बार पहला आक्रमण हम करेंगे। इसी कारण नासिर जंग और अंग्रेजों ने, ठीक है, ये तो मर गए बेचारे, ये तो अब मर चुके हैं। ठीक है, नासिर जंग और अंग्रेजों ने मिलकर आक्रमण किया किसके ऊपर? मुजफ्फर जंग के ऊपर। नासिर जंग और अंग्रेजों ने मिलकर अब मुजफ्फर जंग के ऊपर आक्रमण किए, हैदराबाद पर आक्रमण किया है। ठीक है, अब आक्रमण तो कर रहे हैं, लेकिन डुप्ले कैसा व्यक्ति है? झगड़ा किस्म का व्यक्ति है। डुप्ले एकदम झगड़ा किस्म का व्यक्ति है, साथ ही एक कूटनीतिज्ञ भी है। ठीक है, उसके पास कूटनीति भी है। ठीक है, मतलब जो अगली आर्मी है उसके कुछ लोगों को अपनी ओर मिला लेगा। डुप्ले ने कूटनीति से जो नासिर जंग है उनकी आर्मी के कुछ लोगों को अपनी ओर मिला लिया है, जो बाद में नासिर जंग की हत्या कर देंगे। बताओ भाई। ठीक है, आक्रमण कर रहे थे बेचारे कौन? नासिर जंग जी। अंग्रेज मिलकर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और इनके सैनिकों के हाथों ही नासिर जंग की हत्या करा दी है। डुप्ले ने नासिर जंग की हत्या करा दी है। ध्यान देना। अब जो मुजफ्फर जंग है उसके सामने रास्ता क्लियर है, क्योंकि ये तो मर गए हैं। मतलब है क्या है? मुजफ्फर जंग अब अगले नवाब बने। लेकिन जैसे ही नवाब बने अंग्रेजों ने इनकी हत्या कर दिया। फ्रांस वाले इनको मारे तो अंग्रेज लोग इनको मार दिए। मुजफ्फर जंग की हत्या किसने कर दी है? अंग्रेजों ने कर दिया। मुजफ्फर जंग की हत्या अंग्रेजों ने कर दिया, जबकि नासिर जंग की हत्या डुप्ले ने करवाई थी कूटनीति के द्वारा। मतलब दोनों नहीं रहे, अब दोनों मर गए हैं। तब इस स्थिति का फायदा उठाकर फ्रांसीसियों ने सलावत जंग नाम के व्यक्ति को अगला नवाब घोषित कर दिया और उसे गद्दी पर बैठा दिया। किसको बैठाया है? सलावत जंग नाम के व्यक्ति को नवाब घोषित किया है, उसे गद्दी पर बैठा दिया है। मतलब क्या है? अब हैदराबाद और कर्नाटक दोनों पर फ्रांसीसी समर्थक व्यक्ति बैठा हुआ है। हैदराबाद पर भी और कर्नाटक पर भी, दोनों जगहों पर फ्रांसीसी समर्थित व्यक्ति बैठा हुआ है। अब फ्रांस क्या है? सफलता की एक अलग ऊंचाई पर पहुंच चुका है डुप्ले और पूरी फ्रांसीसी सेना। लेकिन अभी भी उम्मीद की एक किरण है अंग्रेजों के लिए। अभी भी एक उम्मीद की किरण है क्या? पुत्र मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली अभी भी उनके लिए एक उम्मीद की किरण है, जो कहां भाग गया है?
त्रिचनापल्ली भाग गया। कहां भाग गया है? त्रिचनापल्ली भाग गया। जब त्रिचनापल्ली भागा है तब वहां पर चांदा साहब जी ने अपनी आर्मी को तैनात किया है। उस त्रिचनापल्ली को सब तरफ से घेर लिया है, क्योंकि अनवरुद्दीन का पुत्र कौन है? मोहम्मद अली। कहां भाग गया था? त्रिचनापल्ली। इसी कारण उस त्रिचनापल्ली के दुर्ग को चांदा साहब घेर के रखे हुए हैं कि जैसे ही निकलेगा इसको निपटा देना है, इसको मार देना है। ठीक है, तब चांदा साहब कहां चले गए हैं? त्रिचनापल्ली चले गए हैं। ठीक है, और वहां पर बैठ गए हैं, डंडा लगा के बैठ गए हैं कि जैसे ही निकलेगा मारना है। ठीक है, अब अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ी समस्या है क्या कि कैसे इस मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली से आजाद कराएं, कैसे मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली से आजाद कराएं। ठीक है, उम्मीद ही करना, क्योंकि अगर ये छूट गया तब अंग्रेजों के पास मौका है क्या कि इन्हें गद्दी पर बैठाकर कर्नाटक वाले एरिया पर फिर से वो कब्जा कर ले, उनको अधिकार मिले। इसी कारण ये क्या है, उनके लिए उम्मीद की किरण है। अब प्लानिंग चल रही है क्या कि कैसे इस मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली से निकाला जाए। ठीक है, जितने बड़े अधिकारी सब बैठे हैं, प्लानिंग चल रही है, लेकिन कोई भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है। तब कंपनी का एक क्लर्क है, नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। एक साधारण से क्लर्क ने एक सुझाव दिया है। ठीक है, ध्यान देना, एक बहुत जो अंग्रेज हैं उनकी सेना चल रही। ठीक है, सेना का मीटिंग हो रहा है और वहां पर जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तब कंपनी के साधारण से क्लर्क ने एक सुझाव दिया। सुझाव क्या दिया है कि अगर हम लोग चांदा साहब की राजधानी पर आक्रमण कर दे, अगर हम लोग चांदा साहब की राजधानी अरकाट पर आक्रमण कर दे तो चांदा साहब को त्रिचनापल्ली का घेरा तोड़ना पड़ेगा और वापस अपनी राजधानी की रक्षा के लिए अरकाट आना पड़ेगा। ठीक है, अभी कहां भाई साहब? ये चांदा साहब जी कहां? त्रिचनापल्ली में है, मोहम्मद अली को मारने के लिए रुके हैं। लेकिन अगर अंग्रेज कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर आक्रमण कर दे, ठीक है, अगर राजधानी पर आक्रमण कर दिए तो चांदा साहब को झक मारकर वापस अपनी राजधानी के संरक्षण के लिए आना पड़ेगा। ये सुझाव दिया किसने? कंपनी के एक साधारण से क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव ने। ध्यान देना, आगे चलकर इनका नाम बहुत ही फेमस होगा। ठीक है, एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उन्होंने यहां तक कहा था कि ये क्या है? स्वर्ग से उत्पन्न हुए योद्धा है। इन रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ही कहा गया था। अभी क्या थे? मात्र एक साधारण से क्लर्क हैं। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और उन्होंने सुझाव दिया गया कि चांदा साहब की राजधानी अरकाट पर आक्रमण किया जाए, तभी ये त्रिचनापल्ली का घेरा टूटेगा और तभी मोहम्मद अली आजाद हो पाएगा। तब अंग्रेजों की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अरकाट पर आक्रमण कर दिया। तब अंग्रेजों की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अरकाट पर आक्रमण कर दिया और अरकाट को चारों ओर से घेर लिया। ध्यान देना, चांदा साहब कहां है? त्रिचनापल्ली में। तब अपनी राजधानी की जिम्मेदारी चांदा साहब ने अपने पुत्र रजा साहब को दी थी। ठीक है, कर्नाटक का नवाब कौन है? अभी चांदा साहब है। ठीक है, भागकर कहां गए हैं? वो त्रिचनापल्ली गए हैं ताकि मोहम्मद अली को मार सके और वहां पर उन्होंने घेरा डाला है। लेकिन राजधानी को ऐसे छोड़ नहीं सकते। इसी कारण राजधानी की जिम्मेदारी अपने पुत्र रजा साहब को दी थी। उन्होंने रजा साहब को अपनी राजधानी अरकाट की जिम्मेदारी दी थी। जब रॉबर्ट क्लाइव ने अरकाट को घेरा है तब ये रजा साहब उनसे लड़ने आए हैं और लड़ते हुए रजा साहब की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और ये भाई साहब जो हैं चांदा साहब अब भागकर अपनी राजधानी की ओर कूच करेंगे। अपनी राजधानी की ओर कूच किए हैं कौन? चांदा साहब जी। जब उनको पता चला कि ये जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने अरकाट पर आक्रमण किया तब वो भागकर त्रिचनापल्ली छोड़कर कहां आएंगे? अरकाट आएंगे। लेकिन जब तक वो आए तब तक क्लाइव अपना काम कर चुका था, रजा साहब की मृत्यु हो चुकी है और अब अरकाट पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, जब कब्जा कर लिया, इस बात का पता चांदा साहब जी को चला, तब वो कहां गए हैं? तंजौर में। कहां गए हैं? तंजौर चले गए। चांदा साहब जी कहां चले गए? तंजौर चले गए और बाद में तंजौर में उनकी हत्या कर दी है। बाद में चांदा साहब की तंजौर में हत्या कर दी गई है। ठीक है, बाद में चांदा साहब की तंजौर में हत्या कर दी है। मतलब क्या है? कर्नाटक वाला एरिया अब अंग्रेजों के पास आ गया। उनके अधिकार में आ गया। अब क्या है? अंग्रेज चढ़ने वाले हैं।
लेकिन ठीक इसी समय अभी क्या है, दोनों बराबर है ना, हैदराबाद का एरिया इनके पास है, कर्नाटक वाला एरिया इनके पास चला गया, ठीक है। अब दोनों पैरेलल में है, दोनों बराबर में है, लेकिन तभी फ्रांस की सरकार ने एक आदेश जारी किया है, एक आदेश जारी किया है क्या, डुप्ले को वापस बुला लिया, ठीक है। 1754 में एक आदेश आया क्या कि डुप्ले भाई बहुत मारगड़ मचा रहे हो, तमाशा कर रखे हो, वापस आ जाओ, ठीक है। फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया है और यही सबसे बड़ी गलती है, यही फ्रांस की सबसे बड़ी गलती है। अगर इस समय डुप्ले वापस नहीं आता, इस समय डुप्ले वापस नहीं आता, तो पॉसिबिलिटी है क्या कि हम अंग्रेजों के गुलाम बनते ही नहीं, हम अंग्रेजों के गुलाम बनते ही नहीं। किससे गुलाम बनते, ठीक है, समझ जाओ ना। डुप्ले को वापस बुला लिया गया फ्रांस की सरकार के द्वारा 1754 में, और एक गोदेहो नाम के व्यक्ति को, गोदेहो नाम के व्यक्ति को गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया, और गोदेहो नाम के व्यक्ति को गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया है, ठीक है। जब गोदेहो भारत आया तब, ठीक है, तो शांतिप्रिय आदमी है गोदेहो, थोड़ा शांतिप्रिय आदमी है, उसने एक प्रपोजल रखा है, संधि का प्रपोजल रखा है, और 1755 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा, 1755 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध या द्वितीय कर्नाटक का युद्ध समाप्त होगा, ठीक है। इस पांडिचेरी की संधि के द्वारा क्या हुआ है, द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध या द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि में बोला गया है, इस संधि में बोला गया है कि आज से किसी भी भारतीय राजा के इंटरनल मामले में अपन दोनों हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा निर्णय अंग्रेज और फ्रांस की सेना ने लिया है, ठीक है। इस संधि के द्वारा एक कसम खाइए क्या, किसी भी भारतीय शासकों के इंटरनल मैटर में अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अंग्रेज वाले भी और फ्रांस वाले भी, क्योंकि इन दोनों का भारी नुकसान हो, इन दोनों का इस युद्ध में भारी नुकसान हो गया है। क्लियर है, खत्म होता है क्या आपका द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध, ठीक है। देखते हैं अब थर्ड के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग तृतीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध या तृतीय कर्नाटक युद्ध या फिर सप्तवर्षीय युद्ध। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये 7 साल तक चला है, क्योंकि यह युद्ध 7 साल तक चला है, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कब से कब तक, 1756 से लेकर 63 तक, 1756 से लेकर 63 तक तृतीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध चला है, ठीक है, ध्यान देना। इसका कारण क्या है, इस युद्ध का कारण क्या है, यूरोप में युद्ध जो है स्टार्ट हुआ, कहां हुआ, यूरोप में स्टार्ट हुआ है, भारत से इसका कोई सरोकार नहीं है। अभी युद्ध कहां हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। ये सप्तवर्षीय युद्ध कहां आरंभ हुआ है, यूरोप में हुआ है। अब यूरोप में स्थिति क्या है जानने का प्रयास करते हैं कि कहां, यूरोप में कहां से यह युद्ध स्टार्ट हुआ है। ध्यान देना, यूरोप में इस समय ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के मध्य, ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑस्ट्रिया बोल रहा हूं। यूरोप में ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य क्या हो रहा है, युद्ध छिड़ रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य युद्ध हो रहा है। अब ये प्रसा है क्या, ये प्रसा है क्या, ध्यान देना। जैसे कुछ साल पहले क्या था, संयुक्त राष्ट्र था ना, एक संघ था, अनेक देशों का संघ था, वैसे ही प्रसा भी क्या है, इस समय अनेक देशों का संघ है। वैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध के समय जो प्रसा है क्या, अनेक यूरोपीय देशों का समूह है, संगठन है। कौन कौन से देश है इसमें, जर्मनी है, पोलैंड है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, चेक रिपब्लिक है, ये सब देशों का समूह कहला है प्रसा कहला है। ये सब देश और देश भी है इसमें, ठीक है। इन सब देशों का समूह कहला है प्रसा कहलाता है। और इस प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य क्या हो रहा है, यूरोप में युद्ध हो रहा है। और इस ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य युद्ध हो रहा है यूरोप में, ठीक है। अब इनकी तो आदत है, इनकी आदत क्या है दोनों देशों की, कि दूसरों के झगड़ों में टांग अड़ाना है, ठीक है। टांग अड़ाने आगे कौन, अंग्रेज वाले और फ्रांस वाले। प्रसा को सपोर्ट कर रहा है कौन, अंग्रेज, इंग्लैंड इनको सपोर्ट कर रहा है, इंग्लैंड प्रसा को सपोर्ट कर रहा है, जबकि उनके अपोजिट में कौन रहेंगे, फ्रांस वाले रहेंगे। मतलब क्या है, ये ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेंगे, मतलब क्या है, फ्रांस वाले ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इन दोनों देशों की आदत क्या है कि दूसरों के झगड़े में टंग अड़ाना है। और इसी कारण ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध में ये दोनों आ गए भाई साहब लोग, ठीक है। जहां इंग्लैंड प्रसा को सपोर्ट कर रहा है, वहीं पर फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा है। अब वहां युद्ध चल रहा है, यूरोप में युद्ध चल रहा है, लेकिन इसका इंपैक्ट भारत पे होगा। ध्यान देना, जो फ्रांस के सैनिक भारत में है और जो इंग्लैंड के सैनिक भारत में है, उनके मन में क्या है, अभी बहुत खुन्नस भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति क्या है, खुन्नस है, द्वेष की भावना है। दोनों एक दूसरे को मारना पीटना चाह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को भारत में मारना पीटना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका जो मूल स्थान है कहाँ, यूरोप, वहां पर इन दोनों देशों के मध्य चल रहा है
युद्ध चल रहा है, जो इनका मूल स्थान है यूरोप, वहां पर इन दोनों देशों के मध्य चल रहा है, युद्ध चल रहा है। इसीलिए भारत ने भी इन दोनों देशों के सैनिकों के मध्य क्या है, थोड़ा गंभीर है मामला गंभीर है, दोनों एक दूसरे को मारना पीटना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसी कड़ी में क्या हो रहा है, हमने देखा है कुछ साल पहले, एक साल पहले ही 1755 में क्या हुई थी, पांडिचेरी की संधि हुई थी, जिसे बोले थे क्या, कसम खाए थे कि भारतीय शासकों के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और साथ ही कुछ समय पहले ही डुप्ले जो जीत रहा था उसको वापस बुला लिया। फ्रांस की सरकार ने, जो डुप्ले एक बेहतरीन सेनापति था, उसे वापस बुलाया, शांति स्थापित करने के लिए वापस बुलाया था फ्रांस की सरकार ने। लेकिन कुछ समय पश्चात ही फ्रांस की सरकार को समझ आ गया कि शांति वांति होने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा खासा जीत रहा था कौन, डुप्ले, उसको गलती से बुला लिए गए इसी कारण। ठीक है, इसी पश्चाताप में उन्होंने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया है कि जाओ एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर भारत जाओ, और कम से कम भारत में तो हरा के आना ही। इसी कड़ी में 1758 में काउंट डी लाली नाम का व्यक्ति एक विशाल आर्मी के साथ भारत आया है। ठीक है, फ्रांस की सरकार ने आदेश क्या दिया है कि काउंट डी लाली को बोला जाओ और बड़ी आर्मी के साथ जाओ और वहां पर अंग्रेजों को हरा के आओ। ठीक है, कौन आया है, काउंट डी लाली एक बड़ी सेना के साथ 1758 में भारत आया है। तब फ्रांस की सेना, काउंट डी लाली और अंग्रेजों के मध्य क्या होगा, एक युद्ध होगा। ठीक है, अंग्रेज आसानी से हार कहां मानने वाले हैं। ठीक है, अभी उनकी स्थिति क्या है, मजबूत है, पांडिचेरी की संधि के बाद। अब जो अंग्रेज हैं उनका पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इसी समय क्या हुआ है, प्लासी का युद्ध। क्या हुआ है, प्लासी का युद्ध भी हुआ एक साल पहले ही प्लासी का युद्ध हुआ, और उसमें भी जीत गए, उसमें भी अंग्रेज जीत गए। मतलब क्या, उनका मोराल बहुत हाई है, साथ ही साथ उन्हें भारतीय सैनिकों का सपोर्ट भी हासिल है। जो बंगाल वाला एरिया है, ठीक है, उनकी दीवानी उनको मिल चुकी है। मतलब क्या है, उनके पास धन है, जब धन है तब सैनिकों को, तब आर्मी को सैलरी देकर अपनी ओर वो मिला सकते हैं। ठीक है, और ये एडवांटेज यहां पर काम आने वाला है। ठीक है, जब काउंट डी लाली भारत आया है तब अंग्रेज और फ्रांस के मध्य युद्ध होगा। उस युद्ध को हम लोग बोलते हैं क्या, वांडी वास का युद्ध। क्या बोलते हैं, वांडी वास का युद्ध। ध्यान देना, जो सप्तवर्षीय युद्ध कहां चल रहा है, इंग्लैंड में चल रहा है। जो थर्ड एंग्लो फ्रेंच युद्ध है, यानी इसको हमने बोला सप्तवर्षीय युद्ध कहां चल रहा है, यूरोप में चल रहा है। जबकि इसी सप्तवर्षीय युद्ध या फिर एंग्लो फ्रेंच युद्ध के दौरान जो भारत में युद्ध हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वांडी वास के युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में ही भारत में एक युद्ध लड़ा गया है अंग्रेज और फ्रांस के मध्य, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वांडी वास के युद्ध। कब लड़ा गया है, 1760 में। वांडी वास का युद्ध 1760 में लड़ा गया है, जहां पर फ्रांस और अंग्रेजों की सेना का आमना सामना हुआ है। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से, इनकी तरफ से लड़ने कौन आया है, आयरकुट नाम का सेनापति आया है। कौन आया है, आयरकुट नाम का सेनापति अंग्रेजों की तरफ से लड़ने है। और फ्रांस की तरफ से कौन आया है, काउंट डी लाली। कौन आएंगे, काउंट डी लाली ही आएंगे ना, एक बड़ी आर्मी लेकर तो भाई साहब ही आए हैं, तो खुद लड़ने आए हैं कौन, काउंट डी लाली। लेकिन जब युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज जीत गए हैं। फ्रांस की सेना अर्थात काउंट डी लाली इस युद्ध में पराजित हो गया। लाल हो गया भाई साहब, और इस युद्ध में हार गए। काउंट डी लाली अर्थात फ्रांस की सेना इस युद्ध में हार गई है। जब हार गई है तब पांडिचेरी सहित सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत कर दिया गया है, उन पर कब्जा कर लिया गया। पांडिचेरी सहित सभी फ्रांसीसी बस्तियों पर अब अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया, उन पर अधिकार कर लिया है। मतलब अब फ्रांस की शक्ति अब भारत से खत्म है। अब फ्रांस की शक्ति भारत से खत्म हो गई, उनकी सभी बस्तियों पर अब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया है। लेकिन फिर 1763 में एक संधि हुई है। 1763 में अंग्रेज और फ्रांस की सरकार के मध्य हुई है एक संधि हुई है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस की संधि। क्या बोलते हैं, पेरिस की संधि, जिसके अनुसार इस संधि के अनुसार चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सभी फ्रांसीसी बस्ती वापस कर दी गई है। ठीक है, सभी बस्तियों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, लेकिन चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सभी बस्तियां इनको वापस कर दी गई है पेरिस की संधि के अनुसार। लेकिन एक शर्त रखी गई है क्या, कि आपको सेना रखने एवं अपने
किले को सॉरी अपने बस्तियों को दुर्गीकृत करने का, किले बनाने का अधिकार छीन ले गया। ठीक है, सेना रखने का अधिकार भी नहीं है, साथ ही साथ जो बस्तियां हैं उनके दुर्गीकरण का अधिकार, मतलब किले बनाने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। और इस तरीके से अंग्रेजों ने अपने सभी फेलो कंट्रीज को, सभी यूरोपियन कंट्रीज को हरा दिया धीरे धीरे। अब वो केवल एकमात्र यूरोपीय शक्ति बनकर रह गया। अब भारत में केवल और केवल एकमात्र यूरोपीय शक्ति बनकर रह गया, कौन? अंग्रेज। ठीक है, मतलब क्या है, अब व्यापारिक एकाधिकार स्थापित हो चुका है, मतलब किसी भी यूरोपियन कंट्री को उन्होंने बख्शा नहीं है। अब सब यूरोपियन कंट्रीज को वापस अपने देश पहुंचा दिया है। मतलब क्या है, अब व्यापार करें तो कहेंगे सिर्फ अंग्रेज करेंगे, केवल और केवल अंग्रेज ही अब व्यापार करेंगे। और उनका जो पहला मोटो था कि व्यापार का एकाधिकार केवल इंग्लैंड से हो, उसमें कामयाब रहे हैं। बाकी सभी यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने अलग अलग युद्धों के माध्यम से भारत से भगा दिया। ठीक है, और अब सभी देश यहां से चले गए हैं। ठीक, अच्छा आप लोग याद करना ना कि कौन कौन से युद्ध कब कब हुए हैं और कौन कौन सी संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा है, पहला प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध कौन सी संधि के द्वारा खत्म हुआ था? कौन सी संधि हुई थी? एक्स-ला-सैपल संधि। एक्स-ला-सैपल की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल फ्रेंच युद्ध समाप्त हुआ था। फिर हमने पढ़ा है क्या? द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध से पांडिचेरी की संधि हुई और पांडिचेरी की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध खत्म हुआ था। वैसे ही तृतीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा खत्म हुआ है। ऐसा आपको याद करना। ठीक है, ये सभी युद्ध और संधियां आपको याद करनी होगी, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार देखते हैं मैं बोलना क्या चाह रहा था। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अप्रॉक्स दिख रहा है। ठीक है, अप्रॉक्स दिख रहा है इंडिया का टाइप का। ठीक है, इंडिया के मैप का अप्रॉक्स दिख रहा है, लगभग दिख रहा है। जब पहली क्लास हुई, जब आधुनिक भारत की पहली क्लास हुई है, वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे क्या, जब अंग्रेज भारत आए तब उनके सामने दो समस्या है। दो समस्या क्या है? पहला क्या था? यूरोपियन कंट्रीज, अन्य यूरोपीय देश उनके सामने समस्या है, यूरोपीय देश, अन्य यूरोपीय देश। दूसरी समस्या क्या है? भारतीय शासक। ठीक है, इनके सामने दो बड़ी समस्या है। ध्यान देना, अंग्रेजों का पहला उद्देश्य क्या था? व्यापार था, और व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने अन्य यूरोपियन कंट्रीज को हरा दिया है। ठीक है, पहला एम क्या था? व्यापार का एकाधिकार हो, ताकि पूरा का पूरा लाभ, यूरोप में पूरा का पूरा लाभ केवल और केवल अंग्रेजों को हो। और इसी कारण अंग्रेजों ने अन्य यूरोपियन कंट्रीज को भारत से भगाना प्रारंभ किया है, अन्य यूरोपीय देशों को यहां से भगाना आरंभ किया है, सबको हराया है, सबको युद्ध के माध्यम से हरा दिया है और उनके क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। पुर्तगाल, डच, डेनिश, फ्रांस सब अब यूरोप वापस जा चुके हैं। केवल कौन बचा है? अंग्रेज बचा है। अब अंग्रेज यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापार करते करते उन्हें यह बात समझ में आ गई क्या, कि भारत एक अत्यंत समृद्ध देश है और लोग यहाँ जागरूक नहीं है, लोगों के मध्य एकता भी नहीं है, भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और दो राज्यों के मध्य एकता नहीं है। और इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेजों के मन में क्या है? एक विचार आया क्या? भारत को गुलाम बनाने का विचार। ठीक है, भारत को गुलाम बनाने का विचार, जो साम्राज्यवादी नीति है अंग्रेजों की, उसके अनुसार अब वो भारत को भी अपना गुलाम बनाना चाह रहे हैं। लेकिन गुलाम बनाने के बीच खड़े हैं 3-4 मजबूत राज्य। ठीक है, अंग्रेज अगर चाहें तो तुरंत गुलाम बना सकते थे भारत को, लेकिन उनके मध्य एक दीवार है। एक दीवार क्या? जो मजबूत राज्य है भारत में इस समय कुछ मजबूत राज्य है जो उनके बीच दीवार बनकर खड़े हुए हैं। कौन कौन है वो? यहां पर कौन है? मराठा है। कौन है यहाँ पर?
मराठा है, यहां पर कौन है, मैसूर है, यहां पर कौन है, मैसूर है। इस वाले एरिया में कौन है, बंगाल है, और यहां पर कौन है, सिख है, यहां पर कौन है, सिख है। ये 3-4 मजबूत राज्य हैं जिनका सामना करने की शक्ति अंग्रेजों के पास नहीं है। डायरेक्ट इन पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ प्लान जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी इन राज्य के पास मौजूद है और इन पर डायरेक्ट आक्रमण करना अंग्रेजों के लिए सही नहीं है। इसीलिए प्लानिंग करेंगे और एक प्लानिंग के तहत धीरे धीरे ही इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे कौन, अंग्रेज। इसके बारे में अपन को पढ़ना कि कैसे अंग्रेजों ने सिखों से, बंगाल से, मैसूर से और मराठा से संघर्ष किया और कौन कौन से युद्ध के पश्चात इन सभी शक्तियों को हराकर अब वो पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करेंगे। यही अपन को नेक्स्ट क्लास में देखना है, ठीक है। पढ़ेंगे कल क्या, मराठा कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब मैं मध्यकाल पढ़ाऊं वहां पर प्रॉमिस किया था कि जो शिवाजी है, शिवाजी से लेकर मतलब मध्यकाल वाला पोर्शन से लेकर पूरे आधुनिक भारत तक का पार्ट इस मराठा में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। शिवाजी से स्टार्ट करके पूरा जो आंग्ल मराठा युद्ध कवर करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। स्टार्टिंग से करेंगे कि कैसे मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई शिवाजी के समय, वहां से लेकर पूरा आंग्ल मराठा युद्ध अपन कवर करेंगे कल से, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू क्लास।